हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काव्य खंड के 12th चैप्टर हार जीत, जो कि अशोक वाजपेयी की रचना है, आज हम हार जीत के कंप्लीट सारांश को, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट नहीं सकते। और साथ ही साथ अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारांश को कवर करने वाले। अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गद्य कविता है। और देखो, जो गद्य कविता है ना, वो यही चैप्टर है। काव्य खंड में आपको जो चैप्टर पढ़ना है हार जीत, ये एक गद्य कविता है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसी पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है कि अशोक वाजपेयी रचित हार जीत एक गद्य कविता है। ये कविता लिखने की एक आधुनिक विद्या है। कवि युद्ध के विषय में हार जीत पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर इस युद्ध में हार जीत किसकी होती है। तो युद्ध हमेशा जो होता है वो प्रलय लाता है, वो विनाश लाता है। तो यहाँ पे कवि ने इस बात पर प्रश्न खड़ा किया है कि आखिर इस युद्ध में हार जीत किसकी होती है। कवि कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं, यानी कि जो राजगढ़ थे, जिन्होंने इस युद्ध को रचा था, जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा था, वह उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर को सजाया जा रहा है। शासकों ने जनता को बता रखा है कि उसकी सेना विजय करके लौटी है। कवि ये बताते हैं कि नागरिकों से ज़्यादातर लोगों में किसी को पता भी नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना गई थी। कवि ये कहते हैं कि जनता को ये बताया गया है कि उसकी सेना विजयी होकर लौट रही है। किस पर विजय पाई है, कहाँ युद्ध हुआ है, ये युद्ध क्यों हुआ है, किसकी सेना गई थी, कितनी लौट रही है, मतलब कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये सारे चीज़ों से सभी नागरिक अभिज्ञ हैं। उन्हें इस बात का कोई पता नहीं। बस उनको ये भी नहीं पता कि ये युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ नहीं पता। बस उनके जो शासक हैं, उन्होंने उन्हें बता दिया है कि हम युद्ध जीत कर आ रहे हैं, हमने इस देश की रक्षा की है, हम युद्ध जीत कर आ रहे हैं। बस इतने बात से ही जो जनता लोग हैं वो भी खुश हो रहे हैं और वो भी इस जश्न में शामिल हो चुके हैं और वो भी जश्न मना रहे हैं। तो कवि यहाँ पे इन सभी बातों को कहना चाहते हैं कि जो जनता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि जो हमारे से शासक थे वे युद्ध पर गए थे। और जो जितने भी सेना लोग युद्ध पर जाते हैं, आपको पता होगा कि उनमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना मृत्यु के आ जाए। जितने भी सेना में जाते हैं लोग, उनसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसके बलिदान की बदौलत जो युद्ध होता है वो जीता जाता है। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता है। तो ये विजय किसकी है, सेना की, शासक की, जनता की? कोई कुछ नहीं पूछता। जितने भी जनता लोग हैं वो लोग ही बस यही बात को लेकर घूम रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन ये विजय किसकी है, सेना की है। जो सेना लोग वहाँ पे मर रहे थे, क्या ये उनकी थे या फिर शासक की है? जो राजा अपने स्वार्थ के लिए ये युद्ध जानबूझकर लड़ते हैं, ये उनकी जीत है या फिर जनता की है? तो जनता को इससे कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे। तो ये किसकी जीत है, ये कोई नहीं पूछता। वहाँ एक बूढ़ा मशक वाला है, सड़क पर छिड़काव लगा रहा है। तो वहाँ पे एक बूढ़ा है जो मास्क लगा के छिड़काव लगा रहा है कि जो हमारे शासक आ रहे हैं उन्हें कोई धूल वगैरह ना पड़े, उन्हें मतलब कोई कीट वगैरह ना पड़े, इसके लिए वो वहाँ पे लगा रहा है, ये वाला छिड़काव कर रहा है। शासकों पर धूल ना पड़े, वह कहता है कि एक बार फिर हार गई और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। तो वो जो बूढ़ा वाला होता है, जो अनुभवी इंसान होता है, वो ये कहता है कि एक बार फिर से हम हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी हार लौट रही है। पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई उस बात पर फोकस नहीं करता। यहाँ यह ध्वनि है कि युद्ध में हार जीत नहीं होती पर विनाश अवश्य होता है। जनता को काम में लगा दिया जाता है ताकि वह कुछ सोच ही ना सके। क्योंकि अगर आप एक ब्रॉड माइंड के एक इंसान हो, अगर आप कुछ अच्छे से समझोगे, तो जब भी युद्ध होता है तो वो केवल और केवल विनाश ही लेकर आता है। क्योंकि इसमें से दोनों तरफ से ना, ये मैटर नहीं करता कि कौन कौन सेना वहाँ पे लड़ रहे हैं, सेना में दोनों तरफ से लोगों की मृत्यु हो जाती है और हजारों लाखों में मृत्यु होती है। लेकिन अगर कोई जीत गया, इसका मतलब ये नहीं कि उस सेना की विजयी हुई है, बल्कि उस सेना को भी इकोनॉमिकली लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन फिर भी जो शासक लोग होते हैं उन्हें इनका फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा मौके मिलते हैं राज करने के। तो यही कारण है कि ये जो जीत होती है वो वास्तव में शासक की होती है, ना ही सेना की होती है और ना ही जनता की। जनता तो भी पहले भी पिसा रहे थे और अब भी पिसाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। अब हम देखने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दुर्ग में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो दुर्ग में इनका जन्म 1941 में हुआ था। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी जी के पिता थे परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर फोर है, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? तो सिंपल सी बात है, आपको जितने ऑप्शन दिख रहे हैं इस चैप्टर में ना हमने किसान की बात की है, ना मजदूर की बात की है, ना घर के सदस्य की बात की है। तो इसलिए ये जो वर्ड वे आ रहा है वो नागरिक के लिए आ रहा है। जो नागरिक होते हैं वो उत्सव मना रहे होते हैं, किस लिए? क्योंकि उनकी सेना की जीत हुई है। अब सेना की जीत हुई है या जनता की जीत हुई है या फिर शासक की जीत हुई है, ये सोचने वाली बात है। फिर अब 5 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत किस कोटि की कविता है? तो इसलिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था मॉडल पेपर में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार जीत जो है वो गद्य कविता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक वाजपेयी ने राज की सेवा किस रूप में की थी? तो इन्होंने एक भारतीय प्रशासनिक के रूप में इनकी सेवा की थी, राज की सेवा की थी, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी अशोक वाजपेयी की कविता संग्रह नहीं है? तो उम्मीद का दूसरा नाम विवक्षा और दुख चिट्ठी रसा है। ये दोनों मतलब ये तीनों जो है वो अशोक वाजपेयी की ही रचना है, लेकिन परायण जो है वो अशोक वाजपेयी की कविता संग्रह नहीं है। इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता हार जीत में सच कौन बोल रहा होता है? तो जो बूढ़ा मास्क वाला होता है, जो छिड़काव कर रहा होता है ताकि जो शासक आने वाले हैं उन पे कोई कीट वगैरह ना पड़े, वो सच बोल रहा होता है कि असल में ये जो है फिर से हार गए हैं, ये फिर से हार रहे हैं और अपनी हार का उत्सव मना रहे हैं। ठीक है। फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, ये सारे सम्मान जो है इन्हें मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिक को? किस पार्ट से लिया गया है? तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ये जो लाइन है ये लाइन लिया गया था इसी चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक वाजपेयी किस विद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो देखो ये जो है ऑलरेडी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने एमए किया था जो कि दिल्ली में, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो आप देख सकते हो दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पॉली सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस सम्मान इन्हें ऑलरेडी मिल चुका था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो सम्मान है ये सम्मान इन्हें अब तक प्रदान नहीं किया गया था। फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो ये जो हार जीत कविता है ये इनके किस कविता संकलन से ली गई है? ये ली गई है कहीं नहीं वहीं से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ये जो हार जीत कविता है, ये जो गद्य कविता है, ये लिया गया है कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से। फिर अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक वाजपेयी ने किस विद्यालय से बीए किया था? तो इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए किया था, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? इनकी माता का नाम निर्मला देवी था और पिता का नाम परमानंद था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, घास में दुब का आकाश किसकी कृति है? तो घास में दुब का आकाश ये जो कृति है ये अशोक वाजपेयी की ही है, यानी कि इन्होंने ही इसको रचा था। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 80 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हो इनके जन्म से, जब इनका जन्म ही हुआ था 1941 में, तो ये आधुनिक काल के कवि हो सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 20 है, हार जीत गद्य कविता के रचयिता कौन है? तो हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अशोक वाजपेयी जी ने पूर्व आग्रह का संपादन किया था, इन्होंने पूर्व आग्रह पत्रिका का संपादन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 21 नंबर क्वेश्चन है, मास्क वाला क्या सोच कर रहा था? तो जो मास्क वाला था वो सड़क सींच रहा था, वो सड़क पे छिड़काव कर रहा था ताकि जो शासक आने वाले हैं उन्हें कीट पतंग ना लगे, उनकी सुरक्षा के लिए वो मास्क पहनकर सड़क सींच रहा था, छिड़काव कर रहा था। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस चैप्टर के कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? तो देखो
ये जो उत्सव मनाया जा रहा था ये क्यों मनाया जा रहा था और कौन मना रहा था, अब हम इसे देखते हैं। देखो, शासक वर्ग के साथ सारा जो शहर था वो उत्सव मना रहा था, या यूं ही कह लो कि उत्सव मनवाया जा रहा था। उत्सव का आधार है सेना की विजय, लेकिन ये संदिग्ध है कि विजय हुई किसकी है। तो जो शासक वर्ग थे उनके साथ जो पूरा शहर था वो उत्सव मना रहा था। इनफैक्ट मना नहीं रहा था, किसी भी नागरिक को ये पता नहीं था कि ये जो युद्ध है ये युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध क्यों हुआ था और इस युद्ध में किसकी विजय हुई है, हमारी कौन सी सेना गई थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बस शासक वर्ग ने उन्हें आदेश दिया कि उत्सव मनाओ, हम जीत चुके हैं, हमारी सेना जीत चुकी है, फिर सभी उत्सव मना रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उत्सव का आधार है सेना की विजय, लेकिन ये संदिग्ध है कि विजय किसकी है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि उत्सव कौन मना रहा था। उत्सव शासक वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अब सब उत्सव मनाओ, क्योंकि हमारी जो सेना है वो विजय होकर लौट रही है, वो जीत चुकी है, इसलिए सारे नागरिक जो लोग हैं वो भी उत्सव मना रहे थे। लेकिन ये संदिग्ध है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि किसकी विजय हुई है और युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ था। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है। तो जो नागरिक लोग थे वो सभी उत्सव मनाने में बिल्कुल व्यस्त हो चुके थे, लेकिन ये जायज़ तो है नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पता ही नहीं है कि ये जो उत्सव है उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, कुछ इन्हें पता ही नहीं है। कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस युद्ध के कारण, उन्हें कुछ पता नहीं है। बस वो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, यानी कि आदेश का पालन करने के लिए इस उत्सव को मना रहे थे। ठीक है, देखो, नगर में विजय पर्व मनाया जा रहा है, सारे नागरिक उसमें व्यस्त हैं। ये व्यस्तता जायज़ है नहीं, क्योंकि उन्हें विजय का विवरण प्राप्त ही नहीं है, उन्हें कुछ डिटेल पता ही नहीं है उसके बारे में। ये विजय किसकी मानी जाएगी, राजा की या सेना की या प्रजा की। यहाँ पे तो मात्र आदेश का पालन हो रहा है कि उत्सव मनाओ। शासक ने कह दिया उत्सव मनाओ तो सारे नागरिक लोग उत्सव मना रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि ये जो उत्सव है मनाया क्यों जा रहा है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। बस उन्होंने ये कह दिया उत्सव मनाओ, हमारी सेना की विजय हुई है, और सब उत्सव मना रहे थे। जबकि नागरिक को कुछ पता नहीं था कि ये जो उत्सव है ये किस युद्ध के बारे में बातें की जा रही है, ये युद्ध कब हुआ था, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो कुछ पता नहीं था, फिर भी ये लोग उत्सव मना रहे थे, इसलिए ये कभी भी जायज़ नहीं हो सकता। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। कवि ने ये प्रश्न क्यों खड़ा किया है, ये विजय किनकी है, आप क्या सोचते हैं बताएं। तो देखो, यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि जो भी सेना के लोग होते हैं वो युद्ध लड़ते हैं और वो युद्ध जीतते हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा होता है, जितना इसका युद्ध का जो परिणाम होता है, इसके बाद सारा जो फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो असल में होता है सारे सत्ता वाले लोगों को, क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा मौका मिलते हैं राज करने के, वो अब ज़्यादा कर वसूलते हैं, तो सारा जो प्रॉफिट होता है वो होता है सत्ताधारियों के पास। ठीक है, लेकिन जो जनता होती है वो व्यर्थ में ही खुश होती है, वो बस ये मान लेती है कि ये जो जीत है ये हमारे देश की है, जो कि उनका सोचना बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि यहाँ पे जो शासक दल के लोग होते हैं वो जानबूझकर युद्ध करवाते हैं ताकि उन्हें और एरिया मिल जाए कैप्चर करने का, राज करने का। ठीक है, देखते हैं हम इस आंसर को। ये प्रश्न युद्ध के संदर्भ में हमेशा खड़ा रहता है, लड़ाता कौन है, लड़ता कौन है, विजयी कौन होता है। लड़ाता है स्वार्थ, नंगा स्वार्थ, लड़ती है सेना और विजयी होती है सत्ता। पर नागरिक को बताया जाता है हमारे देश की विजय हुई है। हर युद्ध के पीछे घोर स्वार्थ, अधिकारों की लिप्सा होती है, पर यह सारा खेल राष्ट्र के सम्मान के नाम पर होता है। वो बस ये बात कहते हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और जनता ये जान भी नहीं पाती। अतः यह प्रश्न अनुचारित है, कौन जीता है, जीतती सेना है, लेकिन फल जो भुगता है वो होता है शासक। जनता तो खुश हो लेती है और इस विजय को अपनी ही जीत मान बैठती है। ये विजय भले ही सेना की है, पर वास्तविक विजय जो होती है वो सत्ता पक्ष की ही होती है, क्योंकि सारा प्रॉफिट उन्हें होता है। सेना में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने बहुत सारे जनों को खो बैठते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे परिवार वाले लोग भी सेना में रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो सारा फ़ायदा होता है वो सारे सत्ता पक्ष के लोग उठाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर को। क्वेश्चन नंबर फोर है, खेत रहने वालों की सूची प्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है बताइए। तो खेत रहने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेना के लोग थे जो वहाँ पे मर गए, युद्ध क्षेत्र में मर गए, उन्हें हम ये कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सूची है वो अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, तो युद्ध में मरना तो आवश्यक है, क्योंकि दोनों दल के जब लोग लड़ते हैं तो दोनों दल के लोगों को नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि जो जीतती है सेना उनके कोई भी सेना के लोग हताहत नहीं होते, बहुत सारे लोग इधर से भी हताहत होते हैं, बहुत सारे लोग उधर से भी हताहत होते हैं। यदि इनकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी तो सारा देश जान जाएगा कि इतने नागरिक, इतने सैनिक हताहत हो गए हैं। ये स्थिति जन आक्रोश भी उभार सकती है
और जनता की मानसिकता भी इसके पीछे छिपी है। वह सेना को मरवाकर विजय पाता है, पर सेना को इतना भी सम्मान नहीं है कि उन्हें थोड़ा स्मरण भी कर लिया जाए। जब सूची ही नहीं तो फिर किसको स्मरण किया जा सकेगा? उनके प्रति श्रद्धांजलि कैसे अर्पित की जा सकती है? तो सेना के जितने सैनिक मारे जा चुके हैं, जब उनकी कोई लिस्ट ही नहीं रहेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि, जो सही असल के हीरो होंगे, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित कैसे कर पाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के दल थे, उन्होंने इस बात को पब्लिश नहीं किया। ये नहीं बताया कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जा चुकी है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि इससे जो जनता है उनमें आक्रोश फैल उठेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? यानी कि जो सड़क थे उन्हें सींचा क्यों जा रहा था? तो इसे बूढ़ा मास्क वाला सींच रहा था। एक बूढ़ा मास्क वाला सड़कों पर छिड़काव इस कारण कर रहा था कि सत्ताधारी के शरीर पर धूल की कण ना चिपक जाए। यानी कि जब राजा अपनी सेना के साथ विजय की खुशियां मनाने सड़क पर आएंगे तो सड़क पर आने पर उन्हें कहीं धूल ना लग जाए, इस कारण सड़कों को सींचा जा रहा था। यह था 5 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बूढ़ा मास्क वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? तो देखो, बूढ़ा मास्क वाला है जो वो था, वो कह रहा था, बूढ़ा मास्क वाला सड़कों को सींच रहा था और उस टाइम उसने ये बात कही थी कि हम असल में हार गए और गाजे बाजे के साथ ये हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी हार लौट रही है। और उसका ये जो कथन था वो बिल्कुल पूर्णतः सार्थक था। जब हमें यही नहीं पता कि जीत किसकी हुई है, सेना की या शासक की या अथवा नागरिकों की, साथ ही ये भी नहीं पता कि कितनी सेना लौट रही है, यानी कि कितने सैनिक जो है हमारे वो मारे जा चुके हैं, हमें ये बात भी नहीं पता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्वनित है कि प्रजा को भरमाया जा रहा है। ये जो कथन इन्होंने कहा है कि हम फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, यहाँ पे एक बात ध्वनित है कि प्रजा को भरमाया जा रहा है। बुद्धिजीवी भी भ्रमित है, पर एक आम आदमी यही सोचता है क्योंकि वही सारी स्थितियाँ को भोगता भी है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने लोग मारे जा चुके हैं, क्या उसकी कोई लिस्ट भी मिलेगी हमें कि इतने सारे सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है? अतः उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा मास्क वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए, अगर ये जिम्मेदारी उसे मिलती तो क्या होता। तो देखो, उस टाइम वो जो बूढ़ा था वो सड़कों को सींच रहा था और उस पर वही जिम्मेदारी थी, यानी कि उस बूढ़े मास्क वाले पर सड़क को सींचने की जिम्मेदारी थी और सत्य बोलने की जिम्मेदारी से वह मुक्त है। उस टाइम उसे ऐसा नहीं है कि उसे सच बोलने की जिम्मेदारी मिली हुई थी, लेकिन फिर भी वो सच बोल रहा था। पर उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी अंतरात्मा की पुकार है। उसे जो सही लगा उसने उस टाइम वो बातें कही और उसने कहा था कि असल में हम हार करा रहे हैं और ये गाजी वजह से हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी हार लौट रही है। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जिन किन के लिए आया है? वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं? वे सेना के साथ क्यों थे? वे क्या जीत कर लौटे हैं, ये बताएं। तो देखो, ये जो सब जिन आया है ये आया है सत्ताधारी पक्ष के लिए। वे सेना के साथ रण युद्ध से, यानी कि जहाँ पे युद्ध लड़ा जा रहा था वहाँ से लौट रहे हैं। सेना उनके साथ थी उनके शत्रु पर विजय पाने हेतु। सत्ताधारी रण में विजयी होकर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ उनका जो शासक वर्ग का बहुत ही अहम का भाव उजागर हो रहा है, तभी तो वे गाजे बाजे और सेना के साथ नगर में प्रवेश करने आ रहे हैं और इनके लिए कहीं उन्हें धूल ना पड़ जाए इसके लिए एक बूढ़ा मास्क वाला सड़कों को सींच रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, गद्य कविता क्या होती है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? इस कविता को देखते परखते हुए बताएं। तो देखो, जो छोटे गद्य कविताएं हिंदी में नई चीज़ें हैं, इन चीज़ों का प्रयोग पहले नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब इनका जो प्रयोग है वो स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। छोटी गद्य कविताएं हिंदी में नई ही है। इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की धरती से सामग्री उठाकर बोलचाल, बातचीत और सामान्य मन चिंतन के रूप में सामने आने वाला तथ्य रखता है। यहाँ युक्तियाँ भी हो सकती है और तर्क भी आ सकता है। ये जो कविता है ये कविता पेचीदगी भरी भी हो सकती है और चौरस भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खुद चैप्टर में आप मतलब यहाँ पे सवाल भी पूछा जा रहा है आपसे कि जो जीत हुई है वो किसकी हुई है, सेना की या नागरिकों की, और या फिर जो हमारे शास्त्र थे उनकी जीत हुई है। ठीक है, तो गद्य कविता क्या होती है ये हमने देख लिया। इसका एक नया नया प्रयोग किया जा रहा है जो कि ये चैप्टर है हार जीत, ये खुद एक गद्य कविता है। तो इसकी क्या कुछ विशेषताएं और इस कविता को देखते हुए रखते हुए जो कुछ बताना था वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है? आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठते हैं? तो देखो, यहाँ एक ही प्रश्न है, युद्ध में कौन हारता है और कौन जीतता है, सेना या जनता? जनता का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लड़ती सेना है और जीतती भी वही है, पर घोषणा होती है कि देश जीत गया। क्या देश असल में जीतता है? नहीं, जीतती है मात्र सत्ता।
स्वार्थी सत्ता जो अपने अहम की दृष्टि हेतु लाखों को मरवा देती है। वो बस अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, वो ज़्यादा अत्याचार करने के लिए, ज़्यादा राज करने के लिए लाखों सेना के सैनिकों को मरवा देती है युद्ध में, ठीक है। और घोषणा करती है हम राष्ट्र समानार्थ ही लड़े थे, और ये घोषणा करती है कि हमने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए हमने इस युद्ध को लड़ा था। राष्ट्र को लेकिन असल में मिलती बर्बादी है, बिकॉज इकोनॉमिकली, फिजिकली, हर एक तौर पे जो राष्ट्र होता है वो थोड़ा बहुत और ज़्यादा पिछड़ ही जाता है। अनाथ बच्चे और सुनी मांगे ही मिलती है। बहुत सारे लोग सैनिकों के जो सब होते हैं वो आते हैं तो वो भी किसी के परिवार ही होते हैं, तो बहुत सारे अनाथ बच्चे और सुनी मांगे ही उन्हें मिलती है। और वैभव का फल भोगता है बस सत्ताधारी। और ये जो जीत होता है, ये जीत का जो असल फल है वो महज सत्ताधारी ही भोगते हैं। बाकी सेना और जो आम जनता होती है वो बस पीस कर ही रह जाता है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ही चैप्टर था हमारा 12th चैप्टर काव्यखंड का, जो हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। यहाँ पे हमने हर एक चीज़ को डिटेल में अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस क्रैश कोर्स की वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप लोग देखना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल टॉपर सीरीज़, और इस सीरीज़ को आप कंप्लीट देख लोगे फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके एग्जाम में जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और वो होगा इस कंप्लीट सीरीज़ का लास्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए पीस आउट।